आज के इस कड़ी में जो भूमि विधान से संबंधित व्याख्यान माला चल रहा है, यह 10वां व्याख्यान होगा, यानी कि 10th लेक्चर्स है लैंड लॉज एंड डिस्प्यूट रिलेटिंग टू लैंड लॉज। पिछले 9 लेक्चर में क्रमशः आप लोगों ने बहुत बारीकी से सुना और समझा कि किस प्रकार भूमि से संबंधित कानूनों का अवतरण हुआ और किस प्रकार क्रमशः सुधार होते चला गया। उसी संदर्भ में मैंने यह भी सूचित किया था कि एक प्रबुद्ध DCLR महोदय ने कुछ प्रश्न भी रखा था। वो प्रश्न को भी मैंने पिछले व्याख्यान में पढ़ के सुना दिया है और उसमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर भी हो गया है। तो कहा जा सकता है कि आज का यह छोटा सा व्याख्यान उन प्रश्नों से ही संबंधित है और प्रश्नों को समाप्त करके तब आगे प्रत्येक कानून के लिए कुछ विशेष व्याख्यान दिया जाएगा। तो आप लोग जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं, पूर्व के जो भी व्याख्यान है इस धारावाहिक में, सब लोग ध्यानपूर्वक सुने और अपने आवश्यकता अनुसार आपके लिए जो जरूरी है वो सभी बातों को उसमें आप खोज सकते हैं। यहाँ पर यह भी मैं सूचित कर देना चाहता हूँ कि इस व्याख्यान माला के अतिरिक्त भी पहले से कई व्याख्यान मेरा इस चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग सभी जानते हैं, रिमाइंड कर देते हैं, चैनल का नाम है अवेयरनेस ऑफ लीगल फ्रेटर्निटीज और सभी का इस चैनल पर स्वागत भी है। और आप लोग इसको पूर्ण रूपेण सुने, अंत तक सुने। अगर विधि व्यवसाय से जुड़े या न्यायिक पदाधिकारी है तो उसको अंत तक सुने, क्योंकि बराबर मांग उठ रही है और तरह तरह का फरमाइश मेरे सामने आ रहा है कि अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम में कम समय मिलता है या अपने व्यवसाय के कारण आपको एकेडमी आने जाने में कठिनाई होती है और उससे आपका समय बर्बाद होता है, क्योंकि आप अभी विधि व्यवसाय में पूर्ण रूपेण संलग्न है, तो ऐसी अवस्था में थोड़ा समय निकालकर आप अलग से जनरल लॉ लेक्चर सीरीज जो प्रारंभ किया है उसी को कंटिन्यू करें। कुछ श्रोताओं ने कई टॉपिक भेजा है, उस टॉपिक के बारे में भी मैंने सबको उत्तर दे दिया है कि आप इस धारावाहिक को लगातार सुनते रहें और आपका प्रश्न का उत्तर उसी में मिल जाएगा। और मुझे सभी प्रश्न याद है और मैंने एक नोट भी बना लिया है कि किन किन बातों पर जवाब देना है। इसलिए बहुत कोई इच्छुक है किसी खास विषय पर, उनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो YouTube के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और जब समय आएगा तो उसका हम समाधान कर देंगे। लेकिन जो भी प्रश्न पूछते हैं वो अपना नाम, पता और व्यवसाय जरूर लिखें ताकि उसी हिसाब से मैं उनको समझा सकूं। एक विधि व्यवसायी है, अधिवक्ता है, उनको समझाना आसान है, न्यायिक पदाधिकारी है, उनको भी समझाना आसान है। लेकिन कोई अगर विद्यार्थी है और उसके सामने कोई प्रश्न है तो उसको समझाने की प्रक्रिया दूसरी होगी। और एक आम जनता है, बुद्धिजीवी हैं लेकिन विधि के ज्ञाता नहीं है, तो उनको समझाने की प्रक्रिया अलग होगी। इसलिए वैसे जितने भी प्रश्नकर्ता हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करें और प्रश्न भी पूछें और शॉर्ट में और पिन पॉइंटेड, मतलब किसी खास प्रश्न को एक बार में एक प्रश्न पूछे। कोशिश करेंगे जब धारावाहिक में वो प्रश्न भी समाहित हो जाए। तो आज ये छोटा सा व्याख्यान है जो कि DCLR महोदय के प्रश्न के संबंध में मैंने उनके प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 का उत्तर दे दिया था। और प्रश्न नंबर 1 जो बकास से संबंधित है उसकी पूरी स्थिति स्पष्ट करने के लिए जब BT एक्ट और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ये दोनों के ऊपर व्याख्यान प्रारंभ करेंगे तो उसमें पूर्ण रूपेण उसमें गहन व्याख्यान की आवश्यकता है और गंभीरतापूर्वक उसको सुनना और समझना पड़ेगा। वो चूँकि जटिल समस्या है, सरकारी पदाधिकारियों के सामने भी है,
विधि व्यवसायियों के सामने भी है और न्यायिक पदाधिकारियों के सामने है। इसलिए उस पर विस्तृत चर्चा होगी, गहन चर्चा होगी और उसके केंद्र बिंदु में जाकर मैं समझाने का प्रयास करूंगा ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई आशंका या शंका और समाधान की स्थिति नहीं रहे और कोई असमंजस की स्थिति रहे। तो आज मैं डीसीएलआर के जो प्रश्न हैं उनको एक बार फिर क्रमवार तरीके से उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। प्रश्न नंबर 2 और 3 का मैंने उत्तर दे दिया है, जो पिछले व्याख्यान को सुनने से पता चलेगा। प्रश्न नंबर 1 को रिजर्व रखा गया है, उसके साथ और भी जितने भी उनके प्रश्न हैं सभी प्रश्नों में प्रकाश का मिश्रित रूप है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी देना चाहेंगे। अब प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 है, बकास मालिक जमीन को लेकर सरकार के स्तर से संकल्प संख्या 925 दिनांक 11/11/14 निर्गत किया गया है। साथ ही बकास्त मालिक जमीन की रजिस्ट्री करवाने भी रहिती मान्यता डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स डीसीएलआर से लेने की बात कही गई है। इसमें 2 प्रश्न मिला हुआ है। जो जमीन रहिती बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 567 के तहत ऑलरेडी रहिती हो चुकी है, उसकी रैयती मान्यता लेने का क्या औचित्य है? क्या ये सभी पत्र बीएलआर एक्ट के प्रावधान के विरुद्ध नहीं है? इसमें ये कंपोजिट प्रश्न है और 4 प्रश्न है। तो पहले तो मैं ये सभी श्रोताओं को बता देना चाहता हूं कि संकल्प पत्र संख्या 925 दिनांक 11/11/2014 अभी भी वो लागू है। वो सरकार का एक निर्णय है जो संबंधित रेवेन्यू पदाधिकारी के मार्गदर्शन हेतु जारी किया गया है। उसमें बकास्त के अलावे घर मजरूआ मालिक और खास भूमि के बारे में भी चर्चा है और दिशा निर्देश है। उसके हिसाब से इनका प्रश्न तो सही है, क्योंकि अगर कोई बकास्त मालिक है तो उसको उस संकल्प पत्र के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति अपना रैयती हक जताता है या उसको लगता है कि मेरी जमीन है और अगर उसकी जमीन भू अर्जन के द्वारा ली गई है तो उसको मिलना चाहिए, या उसके जमीन पर दाखिल खारिज यानी कि नामांतरण म्यूटेशन नहीं हो रहा है, कोई डिफिकल्टी है, तो हर हालत में उसको रेवेन्यू न्यायालय के शरण में जाना ही पड़ेगा। अगर वो निबंधन के लिए जाता है, कोई गिफ्ट करता है, विल करता है, किसी तरह का डीड करता है, रजिस्टर्ड डीड, और वो सर्वे के समय वो बकास्त अगर एंट्री है खतियान में, तो उसके लिए भी सरकार ने एक अलग पत्र दिया है जो सभी निबंधन पदाधिकारी के पास है। हालांकि उस पत्र का उल्लेख इस प्रश्न में डीसीएलआर महोदय ने नहीं किया है, फिर भी मैं आप लोग के जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि वो पत्र भी है जिससे कि निबंधन पदाधिकारी असमंजस में हैं, और जब तक के आप अपनी भूमि का रैयती प्रमाण पत्र नहीं लाते हैं तब तक निबंधन में भी बाधा हो सकती है। तो ये जो प्रश्न है ये संकल्प सही है कि नहीं है, और जो निबंधन कार्यालय में पत्र सरकार के द्वारा भेजा गया है सही है या नहीं है, इसकी क्या बाध्यता है और इसकी कानूनन विधिवत क्या मान्यता है, ये तो न्यायालय द्वारा निर्णीत होगा। और अगर इसको कोई व्यक्ति चाहे तो माननीय उच्च न्यायालय में इसको चुनौती दे सकता है, रिट याचिका दायर करके, और इसको क्वेश करने के लिए प्रेयर कर सकता है। अगर ये प्रमाणित होता है कि धारा 567 जो बिहार लैंड रिफॉर्म्स है, भूमि सुधार अधिनियम 1950, जिसके द्वारा जमींदारों की जमींदारी उन्मूलित होकर सरकार में निहित हो गई, उसी में कई प्रकार की धाराएं हैं। यहाँ पर सिर्फ एक शॉर्ट इंडिकेशन हम दे रहे हैं। उस एक्ट के बारे में जब चर्चा करेंगे, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के बारे में, तो पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे एक एक प्रावधान के बारे में, जो आज के तारीख में सभी को जानना समझना जरूरी है। तो ये चुनौती देने की बात है। अभी तक चुनौती दी गई है कि नहीं है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अगर आप श्रोता में से किन्हीं को भी पता हो, अधिवक्ता महोदय को किन्हीं को भी पता हो कि ये दोनों संकल्प पत्र और सरकार के द्वारा निर्गत दिशा निर्देश जो निबंधन पदाधिकारी के पास है बकास्त भूमि के संबंधित, उसके
संदर्भ में कोई रिट याचिका या तो न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत हो चुकी है या अभी लंबित है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि उसकी सूचना मुझे दें, ताकि उसको देख करके मैं और भी जो उसकी सही वस्तुस्थिति वैधानिक रूप से उसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। अब जहां तक सवाल रहा कि रैयती मान्यता लेने की क्या औचित्य है, ये प्रश्न है उनका, क्या ये सभी पत्र बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के प्रावधान के विरुद्ध नहीं है। ये दो प्रश्न है उसी संबंध में जो कि मेन बकास है। तो चूंकि सारा प्रश्न, जैसा कि मैंने पहले कहा था, एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है, इसलिए ये सब टुकड़ों टुकड़ों में मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, और फिर जब प्रावधान उस विधान का, यानी कि लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का आएगा, भूमि सुधार अधिनियम का प्रावधान पर जब चर्चा होगी, उसके पहले बीटी एक्ट, बिहार टेनेंसी एक्ट, जो काश्तकारी भूमि, बिहार भूमि काश्तकारी अधिनियम जिसे कहते हैं, बिहार टेनेंसी एक्ट 1885, उससे ही इसका लिंक है। तो बहुत सारे उसके प्रावधान इसके प्रावधान को कर्टेल नहीं करता है या ओवरलैप नहीं करता है। कुछ खास उद्देश्य से प्रावधान बनाया गया है कि जमींदारों की जमींदारी लेने के बाद क्या उसका परिणाम होगा और वो सब भूमि की क्या स्थिति होगी, इसको समझने के लिए और समझाने के लिए ये दोनों एक्ट को डिटेल में बताना जरूरी है। तो यहाँ पर इनका प्रश्न नंबर 4 का दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं कि एक तो संकल्प पत्र और दूसरा जो निबंधन कार्यालय में पत्र दिया गया है सरकार के द्वारा, वो पत्र का उन्होंने नंबर नहीं दिया है, लेकिन मुझे जानकारी है, उस पत्र की प्रतिलिपि मैंने देखा है। उसके संबंध में भी मेरे पास कुछ लोग विचार करने के लिए आए थे, जो क्लाइंट से मेरे, उन लोग को वस्तुस्थिति बताया था। तो कहीं कहीं पर ये देखा गया है कि उस पत्र के बावजूद भी निबंधन हुआ है। अब किस कारण से हुआ है ये अभी हम नहीं कह सकते। अब इस प्रश्न के संदर्भ में मेरा सिंपल उत्तर यही है, साधारणतः उत्तर यही है कि अगर कोई भूमि बकास थी और जमींदारी उन्मूलन के बाद वो बकास भूमि की स्थिति क्या होगी, अगर हम ये समझ लेते हैं तो इस प्रश्न का हल होगा। तो पहले भी मैंने कुछ इंडिकेशन दिया था कि अगर वो बकास्त भूमि लैंडलॉर्ड अपने कब्जे में रखे हुए था, अपने खेती करता था, या अपने नौकरों से या अपने कर्मचारियों से या कमियां से, जो भी कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, काम करवाता था, खेती करवाता था, खेती की जमीन है। पहले भी बता चुके हैं, कास्ट जहां जहां लगा हुआ है वो सब खेती की जमीन है, बकास खुदकास जो होता है, तो खेती करवाता था। तो जैसी जमींदारी का उन्मूलन हुआ तो वो जमीन वो अपने पास, जिस दिन उन्मूलन की तारीख है 1950 का कोई तारीख है जिस दिन उन्मूलन हुआ, लेकिन वो तारीख अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जमींदारों के लिए अलग अलग है, क्योंकि उसकी अधिसूचना सरकार द्वारा प्रकाशित की जाती थी। यानी कि गजट नोटिफिकेशन में आता था कि किस जमींदार की जमींदारी किस तिथि के प्रभाव से समाप्त की जाती है, उन्मूलित की जाती है। तो वहां पर उस तारीख को, जिस दिन उन्मूलन हुआ, उन्मूलन के पहले, मान लिया कि आज उन्मूलन हुआ, नोटिफिकेशन सुबह में 9 बजे 8 बजे 10 बजे जारी हुआ, और आज के पूर्व रात में 12 बजे तक अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जिसका कब्जा था, यानी कि लैंडलॉर्ड का कब्जा था, तो वो लैंडलॉर्ड का बच गया, वो सरकार में निहित नहीं हुआ, वो सरकार में नहीं गया, क्योंकि वो पर्सनल कल्टीवेशन खास पोजीशन में था। और जब सरकार में निहित हो गया जमींदारी राइट, तो उस भूमि का जमींदार सरकार हो गया, और वो जमींदार उस भूमि के लिए रैयत हो गया। यही इसका कानून के अंदर प्रावधान है, उसका सीधा और सटीक और सरल उत्तर है। वो जब रैयत हो गया तो उसका क्या उत्तरदायित्व हो गया, अब उस सरकार को लगान देगा, लेकिन लगान तो दे नहीं रहा था, क्योंकि वो खुद जमींदार था, वो दूसरे से लगान लेता था, तो अपना भूमि का लगान वो किसको देता।
तो वो लगान देता नहीं था। तो अब उसको रैयत के हैसियत से सरकार के सामने आवेदन देना पड़ेगा कि इसका फेयर एंड इक्विटेबल रेंट निर्धारित किया जाए। तो लगान निर्धारण वो अधीन जो उसके विधान है उसके हिसाब से प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके लिए बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत बिहार लैंड रिफॉर्म्स रूल्स बना और उसमें सर्टेन फॉर्म्स दिए गए। उसके आधार पर आवेदन देगा, जांच होगा, जांच होने के बाद विधिवत प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जब रेंट फिक्स हो जाएगा तो उसका रेंट रोल तैयार हो जाएगा। रेंट रोल तैयार होने के बाद वो सूचना संबंधित रेवेन्यू पदाधिकारी तक जाएगी। अंचलाधिकारी जो सबसे निम्न स्तर के रेवेन्यू पदाधिकारी हैं, जो कि ये सब रेंट लगान कलेक्शन के लिए उत्तरदायी हैं, उनके पास जाएगा और तब वो लगान जमा करेगा। वो भूतपूर्व जमींदार और उसको रसीद मिलेगी। तो उस दिन से वो सब रैयती जमीन मानी जाएगी। तो अगर कोई जमींदार की जमीन रैयती हो गई और उसको जमींदारी के समय जो अभिलेख था या सर्वे में जो अभिलेख था उससे देख करके आज के पदाधिकारी ये समझते हैं कि बकास जमीन है तो सरकार की है, तो ये भ्रांति है, ये गलत है। और चूंकि ये भ्रांति पैदा होने का एक जबरदस्त कारण है ये संकल्प पत्र, यानी कि हर सही जो एक्शन है उसमें गलत एक्शन होने की संभावना बढ़ गई। यानी कि अगर हम जमींदार थे, हमारा बकास था और जमींदारी जाने के बाद हम उसके रैयत हो गए और हम जमींदारी जाने के 25 बरस बाद, 30 बरस बाद या 50 बरस बाद या हमारे वंशज के कोई लोग सरकारी रसीद दिखाते हैं, अपना कब्जा दिखाते हैं और कहते हैं कि मेरा रैयती है, तो जो प्रथम पदाधिकारी है रेवेन्यू पदाधिकारी, उसको उसी समय मान लेना चाहिए। उसके लिए फिर न्यायालय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि बकास जमीन को न्यायालय से रैयत घोषित करवाना पड़ेगा। जहां तक घोषणा का अधिकार का सवाल है, किसी भी प्रकार के घोषणा का सवाल है, तो वो सिर्फ सिविल कोर्ट यानी कि व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। अगर किसी खास विधि विधान में कोई खास प्रावधान बनाया गया हो कि उस सक्षम पदाधिकारी को ऐसा घोषणा करने का अधिकार है, तभी वो उसके अंदर जा सकता है। जैसे कि सर्वे के समय में सर्वे से संबंधित घोषणा के लिए एक न्यायालय गठित किया गया था जिसको रेवेन्यू कोर्ट कहा जाता है, रेवेन्यू न्यायालय, और उसको सिविल न्यायालय माने व्यवहार न्यायालय की तरह सभी पावर दिया गया था। तो आज भी जहां जहां होगा उसका प्रावधान बीटी एक्ट में बना हुआ है, तो वो घोषणा के लिए वहां जाएगा। लेकिन ये संकल्प पत्र के हिसाब से या जो अभी प्रैक्टिस में देखा जा रहा है कि डीसीएलआर के पास जाइए, डीसीएलआर के पास जाइए और घोषणा कराइए कि रैयती हो गया। जो रैयती ऑलरेडी है उसको घोषणा क्या कराएंगे? ये होना चाहिए था कि जो कागजात उनके पास प्रस्तुत किया गया है उसको देख करके वो एसर्टेन करें कि रैयती है कि नहीं। डिक्लेरेशन की आवश्यकता नहीं है। प्राइमा फेसी इंक्वायरी में बी डन बाई एनी, माने प्रथम दृष्टा अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट दो जगह होता है। एक तो निबंधन में अगर इसके वजह से रोक लगता है या भू अर्जन में मुआवजा नहीं मिलता है इसके वजह से, तो उस समय उसी पदाधिकारी को ये समझना चाहिए, ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो इस कागजात को देख के समझे कि बीटी एक्ट के प्रावधान के हिसाब से और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के प्रावधान के हिसाब से अब ये जमीन रैयती हो चुकी है। दूसरा उसका उदाहरण है कि अगर लैंडलॉर्ड ने वो बकास जमीन को भी सेटल कर सकता था, तो जमींदारी जाने के पहले वो किसी रैयत को सेटल कर दिया। तो सेटल कर दिया माने वो पट्टा पर दे दिया, जिसको कि लीज कहते हैं। तो एग्रीकल्चर लीज है तो ईयर टू ईयर चलता है और कंटिन्यूअस चलते रहेगा, तो उसको इम्प्लाइडली समझते परमानेंट लीज हो गया। चूंकि जमींदार को भी परमानेंट सेटलमेंट 1793 में हुआ था, तो रैयत को भी करता था। परमानेंट सेटलमेंट नहीं भी लिखा रहता है तो उसका प्रिजम्पशन है कि परमानेंट नहीं है, तो हर साल एग्रीकल्चर लीज रिन्यू होते रहता है टीपी एक्ट के हिसाब से। ईयरली उसको बोलते हैं, एनुअल लीज, तो कंटिन्यू करते रहेगा जब तक कि उसको हटाया नहीं जाए या उस लीज को कैंसिल नहीं किया जाए। तो लैंडलॉर्ड क्यों कैंसिल करेगा? मालगुजारी लेता है, अब जो रैयत है वो जोतता है। वही स्थिति बिहार सरकार में है। तो पहले जो लैंडलॉर्ड ने रैयत को सेटल कर दिया और रैयत मालगुजारी जमींदार को दिया, जमींदार ने रसीद दे दिया,
अब हो सकता है उसमें दो प्रकार का है, एक जमींदार ने रिटर्न जमाबंदी में उसका नाम दिया, ये हो सकता है, और एक ऐसा भी गलती से या किसी कारणवश हो सकता है कि जमींदार ने उस रैयत का नाम नहीं दिया और अब वो रैयत बिहार सरकार में क्लेम कर रहा है कि मेरा है, तो वो थोड़ा डाउटफुल सिचुएशन होता है। तो उसके लिए वो प्रमाण दे सकता है कि ये मेरा रैयती हो गया है और ये मेरा जमींदार का हुक्मनामा है या सेटलमेंट डीड है और जमींदार ने इतना रसीद दिया है और उसके बाद मेरा कब्जा चला रहा है इस प्रकार से और सरकार अभी तक रसीद नहीं काटी, तो उसको भी अधिकार है कि लगान निर्धारण के लिए वो रैयत जो कंसर्निंग रेवेन्यू ऑफिसर हैं उनके यहाँ जाके आवेदन दे सकता है। कहीं कहीं अंचल अधिकारी को दिया गया है, कहीं डीसीएलआर को दिया गया है और एडिशनल कलेक्टर, तो सभी अंचल अधिकारी से डीसीएलआर और एडिशनल कलेक्टर जो रेवेन्यू के पदाधिकारी हैं सबको समान रूप से ये अधिकार है कि वो देखें कि ये रैयती जमीन है कि नहीं और उसके हिसाब से लगान निर्धारित करें। लेकिन जो प्रैक्टिस में देखा जाता है वो देखा जाता है कि अंचल अधिकारी छानबीन करके अपने निम्न स्तर के कर्मचारी या सर्किल इंस्पेक्टर से उस पर प्रतिवेदन डीसीएलआर को भेजते हैं और तब डीसीएलआर उस पर लगान निर्धारित करते हैं। तो ये प्रक्रिया ये देखने को मिल रही है जो प्रैक्टिकल रूप में मिल रही है। नॉर्मली एडिशनल कलेक्टर के पास फाइल नहीं जाता है, तो एक उनका आगे प्रश्न है जो इसमें समाहित हो जाता है, उस प्रश्न को भी यहाँ इंगित करेंगे। तो यहाँ पर इतना ही समझना काफ़ी है कि या तो जमींदार स्वयं अपने कब्जा में था ऑन द डेट ऑफ वेस्टिंग, या समझिए कि उस रात के 12 बजे जिसका कब्जा था जो जोत रहा था खेत, अगर रैयत जोत रहा था चाहे हुक्मनामा के आधार पर या किसी दूसरे कारणों से वो जोत रहा था, तो वो जमीन रैयत का हो गया, समझा जाएगा सदा सर्वदा के लिए रैयत में भेस्ट कर गया। सरकार उससे सिर्फ लगान ले सकती है। अगर लगान पहले से दी है और रिटर्न में लिखा हुआ है कि इतना लगान लगता है, तो उसके आधार पर सरकार उसी तरह से लगान लेगी जो कि पंजी 2 में जैसा कि पहले बता चुके हैं कि उसका फील्ड बुझारत में कन्फर्मेशन करके इंक्वायरी करके रजिस्टर 2 बनाया गया था जिसको जमाबंदी कहते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 का भी आज हल हो गया। और इसके बाद उनका 5वां प्रश्न है, बकास्त मालिक जमीन के धारक राइट टू प्रॉपर्टी संविधान के अनुच्छेद 301 से आच्छादित है या नहीं। इनका 5वां प्रश्न है कि बकास्त मालिक जमीन जिसके भी पास हो, अगर जमींदार के पास है तो वो भी रैयत बन गया। आज के तारीख में भूतपूर्व जमींदार और जो भूतपूर्व रैयत था वो आज भी रैयत है के बीच में अब कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहा। आज जमींदार भी रैयत है और जो रैयत था वो भी रैयत है। और एक चीज यहाँ पर ये बता देना चाहते हैं कि रैयत शब्द जो है ये इसकी परिकल्पना पहले से थी और रैयत इसी संदर्भ में माना जाता था कि जो खेती किसानी करता है, जोतता है और मालिक को लगान देता है वो रैयत है। इसीलिए उसमें कन्फ्यूजन नहीं हो। जब बंगाल टेनेंसी एक्ट बना उसके पहले जो रेगुलेशन आया उसमें भी रैयत शब्द का यूज किया गया और उसी को बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में जब बना तो उसमें उसको समाहित कर दिया गया। तो रैयत का डिफिनेशन है। उसके बाद बहुत तरह के रैयत माना गया जो आगे बीटी एक्ट के व्याख्यान में बताएंगे। ऑक्यूपेंसी रैयत, सेटल रैयत, अंडर रैयत, रैयत होल्डिंग ऑन फिक्स रेट, इस तरह से अलग अलग रैयत का कैटेगरी बनाया गया है। तो अभी वो अब जानने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि ये व्याख्यान जो है सबों के लिए है, विधि व्यवसायियों से लेकर के न्यायिक पदाधिकारियों एवं आम जनता के लिए है, इसलिए हर बिंदु पर हम सभी पक्षों का जो कंसर्न होगा उसको समझते हुए हर मुद्दे को क्लियरली एक्सप्लेन कर देंगे ताकि कहीं कंफ्यूजन नहीं रहे। आज के तारीख में इतना ही बता देते हैं कि अब वो सब जो डिफिनेशन था बीटी एक्ट में अलग अलग क्लासिफिकेशन ऑफ रैयत वो सब खत्म हो गया, अब वो ऑब्सलीट हो गया, अब उसका कोई मतलब नहीं रहा। आज के तारीख में हर रैयत सेटल्ड रैयत, परमानेंट ऑक्यूपेंसी रैयत है। अब एक कैटेगरी बन गया उसका अंडर रैयत का, जिसको हम लोग बटेदार या सिकमीदार बोलते हैं। तो वो भी बीटी एक्ट है और उस पर कई बार अभी कुछ दिन पहले कई
न्यायिक पदाधिकारियों ने भी प्रश्न पूछा था सिकमीदार को क्या राइट है, सिकमीदार, तो वो भी आगे हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये बता देना चाहते हैं कि अब जो दो तरह का रैयत है, एक रैयत मेन हुआ और एक उसके अंदर जो रैयत है उसको दर रैयत या अंडर रैयत या बटेदार या सिकमीदार कहते हैं। कभी कभी लोग भ्रमित होते हैं कि सिकमीदार क्या है, बटेदार क्या है, और दोनों का राइट में फर्क क्या है। जब दोनों एक ही तो राइट में फर्क क्या होगा। जो रैयत किसी दूसरे रैयत को अपने बदले खेत जोतने के लिए देता है, उससे कॉन्ट्रैक्ट करता है कि उपज का हम इतना लेंगे, तो रिलेशन कायम हो जाता है। जैसे लैंडलॉर्ड देता था रैयत को कि हम लगान में उपज का इतना लेंगे, या हम काइंड में नहीं लेकर के हम कैश में इतना रुपया प्रति एकड़ या प्रति बीघा लेंगे, तो वो लगान निर्धारित करके लेता था। तो वो लैंडलॉर्ड और रैयत का रिलेशन हो गया। और उसी तरह से अगर अंडर रैयत और रैयत के बीच में होता है एग्रीमेंट और उसी आधार पर खेती जोतता है, तो वो अंडर रैयत और रैयत के बीच का रिलेशनशिप कायम हो जाता है। अब रैयत कब हटा सकता है कब नहीं हटा, उसका प्रावधान जब बीटी एक्ट का आएगा तब आएगा। लेकिन यहाँ पर इतना एक चीज बता देना चाहिए, चूंकि रिसेंटली भी किशनगंज से एक ऑफिसर ने पूछा था, जुडिशियल ऑफिसर ने, उनके यहाँ मामला चल रहा था, तो उसमें यही क्वेश्चन था कि जो सिकमीदार था वो सिकमीदार ने किसी को बेच दिया और फिर उस सिकमीदार से जो खरीदार था उसको दूसरा आदमी ने खरीदा और उसके बाद वो सूट फाइल कर दिया। और वो सूट फाइल कर दिया जो मेन रैयत था, मेन रैयत के वारसान को या मेन रैयत के ट्रांसफरी को। तो उस पर क्वेश्चन उठा कि क्या सिकमी राइट यानी बटारी राइट ये ट्रांसफरेबल है कि नहीं। तो उसका जवाब है कानून में, फिर आगे डिटेल बताएंगे कि कोई भी सिकमी राइट, बटेदारी राइट जो है वो इनहेरिटेबल है लेकिन ट्रांसफरेबल नहीं है, ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्योंकि ए ने बी को जोतने के लिए दिया, उसको ये नहीं कहा कि तुम अपना राइट बेच देना। लेकिन इतना ही आंसर नहीं है, इसको कंप्लीट आंसर के लिए बीटी एक्ट में कई बार अमेंडमेंट हुआ, जो उस पूरा चैप्टर को एक चैप्टर बना दिया गया जिसमें सेक्शन 48 से लेकर के ए बी सी डी ये बना हुआ है। तो उसको, उस चैप्टर को अलग से भी लोग बाजार में किताब निकाल दिए हैं, उसको बटेदारी कानून बोलते हैं। बटेदारी एक्ट करके या बटेदारी कानून करके कोई अलग से कोई किताब नहीं छपी है, अलग से कोई कानून बना है। चूंकि वो प्रावधान पहले से था जमींदारी के समय में ही, इसीलिए वो प्रावधान को समय के अनुसार, और जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद सरकार आ गई तो उसके हिसाब से उसमें संशोधन किया गया। और उस संशोधन से ये कोशिश किया गया है कि अंडर रैयत को प्रोटेक्ट किया जाए और उसके अधिकार की रक्षा की जाए, उसी हिसाब से कानून बनाया गया है। तो इसका आंसर ये है। तब ये पांचवा जो प्रश्न है उसका आंसर है कि बकास्त मालिक जमीन का धारक, अगर सिर्फ ये मान के चलते हैं बकास्त, आज के तारीख में कोई बकास्त नहीं, जब भी आज हम बकास्त बोलते हैं तो उसको ये समझने के लिए मान लिए कि भूतपूर्व बकास्त, आज कोई बकास्त नहीं हो सकता। आज बकास्त की परिकल्पना जो कानून है उसमें नहीं है। तो बकास्त जिसका भी रहा हो, लैंडलॉर्ड का रहा हो या लैंडलॉर्ड के सेटली का रहा हो, तो जब संविधान बना तो संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी से आर्टिकल 300 कैपिटल ए में जोड़ा गया, जबकि उसके पहले आर्टिकल 19F जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया था। आज के तारीख में जो भी प्रॉपर्टी राइट है वो फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है। तो आप ये समझ सकते हैं, सिर्फ समझने के हेर फेर है कि आम जनता के लिए या फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस लीगल एस्पेक्ट से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हमारा संवैधानिक अधिकार, संविधान प्रदत्त अधिकार है। फंडामेंटल राइट जो था वो संविधान ने उसको रिकॉग्नाइज किया, वो संविधान ने दिया नहीं। वो नेचुरल राइट जो होता है उसी को कंसीडर करके फंडामेंटल राइट्स में वो सब कैटेगरी बनाया गया। नेचुरल राइट, जनरल राइट, ह्यूमन राइट, उस सब की परिकल्पना
थी जिसको कि एक फॉर्म बनाया गया, उसको फंडामेंटल राइट करके दिया गया। और उसके पीछे विधि व्यवसाय से जुड़े लोग सभी जानते हैं कि किस संदर्भ में आर्टिकल 19F को डिलीट किया गया था, अमेंड किया गया था, हटाया गया था। और बाद में जब इसके वजह से परेशानी होने लगी तो सब केस लॉज इस पर है। वो हायर स्टडीज़ के लिए ये सब जरूरी है, या कोई रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए ये सब जानना जरूरी है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो जरूरी है, वो आज का संदर्भ नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करते हैं कि बकास्त मालिक जमीन का जो भी धारक हो उसको 300 आर्टिकल 300 कैपिटल ए से उसको राइट प्रोटेक्टेड है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसके राइट को कोई टेक अवे नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट बाई a properly framed suit in respect of that if any person makes adverse claim to the owner of that बकास्त land। अगर कोई व्यक्ति वो बकास्त धारक व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में विधिवत कोई व्यवहारिक वाद यानी कि टाइटल सूट लाता है और उसमें अपना अधिकार और स्वत्व पाने की घोषणा करता है, तो वो न्यायालय उसको देखेगा और किन तथ्यों पर करेगा वो अलग विषय है। लेकिन उत्तर सिंपल यही है कि संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी है। अब दूसरा प्रश्न है ये इनका, ये जो है प्रश्न एक्चुअली ये प्रश्न मेरे समक्ष नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि हम विधि व्यवसायी हैं, विधि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और कानून की समीक्षा सिर्फ हम विधि व्यवसायियों को तथा न्यायिक पदाधिकारियों को ट्रेनिंग प्रोग्राम के समय करके सही वस्तु स्थिति बताते हैं, ताकि कानून की सही समझ हो और उसके आधार पर सही निर्णय हो सके और आम जनता को जो न्याय के लिए न्यायालय में जाते हैं उनको न्याय मिल सके। कभी कभी कानून की गलती से, यानी कि कानून के समझने और लागू करने की गलती से या नासमझी से गलत आदेश भी हो जाते हैं, जिसका भी नुकसान आम पब्लिक को या लिटिगेंट को या जो जाता है न्यायालय में वादी बन के उसको होता है। इसलिए मैं इस उद्देश्य से काम करता हूं कि जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको सही ज्ञान प्राप्त हो जाए, जहां तक कि वैसे मामले का जो भूमि से संबंधित हो या अन्य नागरिक अधिकारों से संबंधित हो। अलग अलग विषयों पर मेरा व्याख्यान है, आप लोग सभी जानते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स मेरे हैं, अलग अलग टॉपिक पर हैं। प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा तो उस टॉपिक पर जब चाहिए सुनिएगा। ये भूमि जो आपका चल रहा है धारावाहिक व्याख्यान, इसके अतिरिक्त भी सर्वे के ऊपर बहुत सारा लेक्चर है, लैंड लॉ ऑफ बिहार कह करके भी कई लेक्चर है, हिस्ट्री ऑफ लैंड ऑफ बिहार करके कई लेक्चर है। खोजिएगा यूट्यूब पर खोजिएगा तो सब अवेलेबल मिलेगा। दूसरा, इसमें इनका जो प्रश्न समाहित है उसी प्रश्न नंबर 5 में, यदि हाँ तो रईती खाता की जमीन के समान इनके साथ व्यवहार क्यों नहीं होता है। तो ये प्रश्न तो डायरेक्ट उनसे पूछना चाहिए जो इसको उस तरह से बयान नहीं करते हैं। अब वो बकास्त अलग नहीं रहा और रईती अलग नहीं रहा, बकास्त हैज नाउ टेक ए शेप ऑफ रईती लैंड। तो रईती लैंड में क्वेश्चन मार्क लगता है कि एक सरकार ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर ली, रसीद काट रही, तो वहां पर कंसेप्ट हो गया कि तो रहती है। लेकिन किसी कारण से अगर आज तक रसीद नहीं कटा है, न भूतपूर्व जमींदार का न आज जो रैयत कब्जा में है, और वंस अपॉन ए टाइम वो बकास लैंड था, तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए उसके लिए यहाँ पर हो सकता है कि कुछ केसेज में रेवेन्यू पदाधिकारी उसको मानने से इनकार कर दिया हो, और किसी केसेज में उनको जो मिलना चाहिए रईती भूमि के समान ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और उसके आधार पर उनका कोई दावा हो उसका समाधान करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया हो, तो ये प्रश्न उनके मन में आया हो और इन्होंने प्रश्न किया है। लेकिन ये प्रश्न अगर वो जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं तो सरकार के सरकारी विभाग से सक्षम पदाधिकारी से पूछ सकते हैं। और आम जनता भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना के अधिकार में ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये भेदभाव क्यों किया जाता है, जबकि अलग से अब बकास भूमि का कोई अस्तित्व नहीं है। आज के तारीख में लगान लग रहा हो, लगान नहीं लग रहा हो,
तो भी कानून के अंदर बकास्त भूमि है, जो रैयती भूमि है, जिसके कब्जा में है वो उसका रैयत है। हाँ, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी प्रकार के दस्तावेज के या बिना किसी प्रकार के अधिकार के अनाधिकार रूप से इनक्रोचर रूप, स्क्वाटर या एडवर्स पजेसर के रूप में कब्जा में नाजायज तरीके से आ रहा है, तो उसको देखने का अधिकार है और उसको अपना हकीयत और हक साबित करने के लिए न्यायालय में जाएगा। वो रेवेन्यू पदाधिकारी के द्वारा वो संभव नहीं है। तो ऐसा भी केस हो सकता है। तो ये जनरली जो ये सवाल जनरलाइज करके ये जो सवाल पूछा गया है, उसका सिंपल आंसर यही है कि ये अगर कोई पर्टिकुलर केस में ऐसा आदेश हुआ है किसी पदाधिकारी का, तो उस आदेश को मेरे समक्ष उपलब्ध कराएं, लाएं, और तब उसके बारे में हम उसका पर अपना मंतव्य देंगे और आगे क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा, क्या उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है, इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन अभी इतना ही जानना काफ़ी है कि ये प्रश्न की भेदभाव किया जाता है, तो भेदभाव सरकारी पदाधिकारी कर रहे हैं जो रेवेन्यू से संबंधित हैं, चाहे किसी भी स्तर के हों, तो सबसे उच्च स्तरीय विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनसे राइट टू इन्फॉर्मेशन में अगर किसी पर्टिकुलर केस में भेदभाव हुआ है तो उसका संदर्भ दे के पूछ सकते हैं, या जनरल प्रश्न भी पूछ सकते हैं जो सूचना के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये प्रश्न नंबर 5 का भी आज मैंने आपका हल कर दिया है। उसी प्रश्न नंबर 5 में और भी आगे लिख रहे हैं, वर्तमान में चल रहे विशेष सर्वेक्षण अधिनियम के सर्वे में इनसे जमीन प्राप्ति के कागजात क्यों खोजी जाती है। इसका जवाब सिंपल ये है कि जब भी सर्वे की प्रक्रिया होती है तो जो पदाधिकारी स्पॉट पर इंक्वायरी करते हैं, स्थल पर जाते हैं, पूछताछ करते हैं, तो उस प्रक्रिया का एक भाग है। हम कह रहे हैं कि ये मेरी जमीन है, तो ये स्वाभाविक है कि जो सक्षम पदाधिकारी जो इस काम में, सर्वे के काम में जुटे हुए हैं लोग, अमीन हो, कर्मचारी हो या और कोई पदाधिकारी हो, सर्वे सेटलमेंट अफसर, सहायक सर्वे सेटलमेंट अफसर हो या और उनके नीचे के पदाधिकारी हो, नेचुरली वो मांगेंगे कैसे आपका कागज है। तो हर रैयत को कागज दिखाने का उत्तरदायित्व है, नहीं देंगे तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। और खास करके एक ही जमीन पर अगर 2 रैयत दावा कर रहा है तो उसमें भी ये देना पड़ेगा। तो वो सर्वे प्रक्रिया की पार्ट अंग है और इससे कोई घबराने की बात नहीं है, और ये खोजा जाना कोई गैरकानूनी है, बल्कि ये वाजिब है और जरूरी है। ये भी आंसर आपका हो गया। अब इसी में फिर समाहित है दाखिल खारिज में भी आप आपत्ति लगाए, तो ये प्रश्न तो दाखिल खारिज में जो आपत्ति लगाते हैं उनसे पूछना चाहिए, और अगर कोई ऐसा केस है जिसमें आपत्ति हुई है तो उसके बारे में हमको जानकारी दिया जाए तो बताएंगे किस प्रकार की आपत्ति है। फिर उसी में है भू अर्जन के मामले में भी रैयती मान्यता प्राप्त आदेश खोजी जाती है, ये भी उसी प्रकार का है। तो अगर मैंने पिछले व्याख्यान में, कई व्याख्यान में इस बात का जिक्र किया था कि पटना बाईपास में ही एक भूमि जो 4 लेन बना तो अधिग्रहण हुआ था, उसमें मेरे मुवक्किल का भी अधिग्रहण हुआ था और उनके भाई का भी हुआ था। वो उसमें 3 तरह का उनका जमीन था, एक प्लॉट रैयती था, एक गैर मजरूआ मालिक था, एक गैर मजरूआ खास था, और शायद एक बकास्त भी था। कुछ पोर्शन सब मिला जुला हुआ था और सब का हो गया था। मुआवजा उनको निर्धारित किया गया, दोनों भाई को 9-9 करोड़ रुपया मुआवजा। लेकिन जब मुआवजा मिलने की बारी आई तो वहाँ पर जो संबंधित पदाधिकारी थे उन्होंने उस पर आपत्ति किया कि चूंकि कुछ मालिक है, कुछ खास है, तो ये सब तो सरकार का जमीन है और बकास्त भी सरकार का जमीन है, इसलिए आप रैयती घोषित करके इसका हमारे पास आदेश लाएं तभी मुआवजा मिलेगा। मुआवजा का भुगतान रोक दिया गया। अब उस व्यक्ति को बेचारे को मालूम नहीं, उसके बाद जो कागजात था, कौन सा कागजात है, कैसे वो साबित करे वो मालूम नहीं है। तो जो भी कुछ कागजात उसको समझ में आए, लेके अपने अधिवक्ता से बात किया, जो जिला न्यायालय के अधिवक्ता थे, उन लोगों ने भी एक आवेदन दे दिया डीसीएलआर महोदय के यहाँ। ऐसा लगता है मुझे देखने जो मेरे पास कागजात आया, या अधिवक्ता महोदय ने या तो सभी कागज देखा नहीं या उसको सही तरह से समझा नहीं। उन्होंने एक आवेदन दिया, जो आवेदन में कोई प्रावधान नहीं था किस एक्ट के किस सेक्शन में दिया गया है, तो डीसीएलआर महोदय ने भी उसको खारिज कर दिया। तो किसी कारणवश मेरे एक मुवक्किल से मिल करके वो मेरे पास हाई कोर्ट में आकर के संपर्क किए,
तो मैंने उनको समझाया कि अब तो जिस प्रकार से आपने प्रोसीड किया है उस शुरुआत ही आपका गलत हुआ है, आपको डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट फाइल करना चाहिए था या सिविल कोर्ट में जाना चाहिए था। लेकिन अब तो DCLR के बाद फिर एडिशनल कलेक्टर के यहाँ जाइए, उसके बाद कमिश्नर के यहाँ जाइए, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाइए, उसके बाद BLT में जाइए, तब हाई कोर्ट आइएगा। तो ये सब परेशानी देख करके बहुत समय लगेगा और उनका रुपया भी नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा कि कोई उपाय कर दिया जाए। तो मैंने काफ़ी सोच विचार कर ये बता कर कि हाई कोर्ट में डायरेक्ट रिट नहीं होगा, चूँकि कानून है जब ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है तो हाई कोर्ट इंटरटेन नहीं करता। फिर भी मैंने कुछ एक्सप्लेन किया, जो इनहेरेंट लैकुना था उसको गहन अध्ययन करने के बाद मैंने पाया कि इसमें इनहेरेंट लैकुना है और लॉ कहता है कि वैसे केसेज में डायरेक्ट भी हाई कोर्ट आया जा सकता है। तो हाई कोर्ट में ये मामला उठा मेरे द्वारा फाइल किए गए रिट में। उस मामला में हाई कोर्ट ने कहा कि आप ऑल्टरनेटिव रेमेडी में जाइए, हम डायरेक्शन देते हैं, जल्दी डिस्पोजल हो जाएगा। तो उन्होंने डायरेक्शन दिया अल्टरनेटिव रेमेडी में। उसी के आधार पर हम BLT में गए और BLT में सरकार से प्रश्न पूछा गया। सरकारी अधिवक्ता ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। जो जो पॉइंट मैंने रेज किया था, अंत में BLT का आदेश हमारे पक्ष में पारित हो गया। और जब आदेश पारित हो गया तो उसी आदेश के अनुसार मेरे वकील को भुगतान हो गया। तो ये कहने का तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है कि छोटे से काम के लिए उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के पास पहुंच जाए। और अगर निम्न न्यायालय के अधिवक्ता के पास जाता है तो अधिवक्ताओं का भी ये कर्तव्य है कि अगर वो पुराने कानूनों और पुराने दस्तावेजों को नहीं समझ, ऐसा कई मेरे पास अनुभव है और प्रमाण है। जहानाबाद का भी एक केस है, हिंसा का भी एक केस है, जिसमें सरकार की ओर से रैयती जमीन पर सरकारी भवन बना दिया गया। दोनों मामला भी उच्च न्यायालय है। एक में तो हमने उच्च न्यायालय से इंजंक्शन का ऑर्डर करवा दिया, वो तो रुक गया जहानाबाद मामला में। और यहाँ पर सरकार रोक नहीं लगी थी, लोअर कोर्ट में केस था हिंसा में, तो वो भवन बन गया, लेकिन एकदम नाजायज बना। आज न कल वो भवन सरकार को तोड़ना पड़ेगा या खाली करना पड़ेगा। तो पदाधिकारियों के स्तर भी गलतियां हो रही है और सरकार के स्तर पर जो बैठे लोग हैं, उच्च पदाधिकारी लोग हैं या मंत्रीगण हैं, उनको भी अगर जानकारी सही नहीं आई या उनके जो परामर्शदाता अधिवक्तागण हैं वो उनको या तो सही जानकारी नहीं या किसी और अन्य कारणों से उस पर ध्यान नहीं गया, तो ये सब गलतियां हो रही है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही इस प्रश्न के इस पार्ट में कहना चाहूँगा कि दाखिल खारिज की आपत्ति हो या सर्वे में कागजात मांगना हो, ये दोनों को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन उस अगर आपत्ति है तो उसका समाधान कैसे होगा, वो सही मान करके, सही कागजात दिखा करके, सही कानून दिखा करके किया जा सकता है। इस तरह से बकास्त मालिक जमीन अधिकारी को पग-पग पर परेशान क्यों किया जाता है, जबकि 24 महत्व में डिसीजन हो गया है, स्पष्ट कर दिया गया है। तो ये हमसे प्रश्न करते हैं कि क्यों परेशान किया जाता है। तो कोई विधि व्यवसायी तो किसी वकील को परेशान नहीं करता। विधि व्यवसायी जिसके पास कोई वकील जाता है अधिवक्ता के पास, तो उसके हित में वो काम करता है। ये तो पदाधिकारी लोग हैं जो DCLR महोदय हैं, उनके विभागीय पदाधिकारी, उनसे निम्न स्तर के या उच्च स्तर के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा परेशान किया जाता है। तो इसको उनको सरकार के स्तर पर उठाना चाहिए। ये वैधानिक प्रश्न नहीं है कि मेरे सामने करें। इसलिए इसके बारे में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जब कभी भी वैसा कुछ मामला हो, वो आदेश को मेरे पास प्रस्तुत करें और जो उस आदेश से व्यक्ति व्यथित है उसको मैं सही मार्गदर्शन दे सकता हूं। और न्यायालय कौन सा होगा, उच्च न्यायालय का मामला बनता है, व्यवहार न्यायालय का बनता है या रेवेन्यू न्यायालय के उच्चस्थ पदाधिकारी का मामला बनता है, सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। फिर अन्य जो प्रश्न बच गए हैं उसको अगले लेक्चर में पूरा किया जाएगा। धन्यवाद।